नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 2026 के पहले हफ्ते के झारखंड से जुड़े कुछ स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं। और ये पहली नज़र में काफ़ी अलग-अलग लगते हैं। कहीं इतिहास की बात है, कहीं कोई नया कानून, तो कहीं जीएसटी के आंकड़े। तो आज हम इन अलग-अलग बिंदुओं को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश कि साल की ये पहली घटनाएं झारखंड की कहानी के बारे में असल में क्या बता रही हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ खबरों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक मौका है ये समझने का कि एक राज्य अपने अतीत को, अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को एक साथ कैसे देखता है। स्मृति है, शासन है, अर्थव्यवस्था, खेल, इन सब में कहीं ना कहीं एक कनेक्शन तो है। चलिए आज उसी कनेक्शन को ढूंढते हैं। तो फिर शुरू करते हैं साल के बिल्कुल पहले दिन से। 1 जनवरी 2026 को खरसामा गोलीकांड का 78वां स्मृति दिवस मनाया गया। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये झारखंड के इतिहास का एक बहुत गहरा जख्म है। ये घटना असल में थी क्या? जी, ये बात है 1 जनवरी 1948 की। उस समय जो सरायकेला और खरसावा रियासतें थीं, उनका विलय उड़ीसा में किया जा रहा था और स्थानीय आदिवासी समुदाय इसके सख्त खिलाफ था। वो एक अलग झारखंड राज्य की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर खरसामा हाट में एक बहुत बड़ी और शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। और जैसा कि इतिहास में हम अक्सर देखते हैं, शांतिपूर्ण सभा का जवाब हमेशा शांति से नहीं दिया गया। बिल्कुल नहीं है। उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने उस निहत्थी भीड़ पे बिना कोई चेतावनी दिए अंधाधुंध गोलियां चला दी। सरकारी आंकड़े तो बहुत कम बताते हैं, लेकिन जो स्थानीय रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक हजारों लोग उस दिन शहीद हुए थे। इसे कई बार आजाद भारत का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। जो बात मुझे इन स्रोतों में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि दशकों तक ये घटना सिर्फ एक स्थानीय स्मृति का हिस्सा बनकर रह गई। देश के बड़े विमर्श में इसका जिक्र तक नहीं होता था। राज्य की आधिकारिक स्मृति में इसका शामिल होना तो बहुत बाद की बात है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक घटना की याद नहीं है, ये उस याद को जिंदा रखने के संघर्ष की भी कहानी है। हर साल 1 जनवरी को वहां लोगों का जुटना, शहीदों को याद करना, ये सब उसी पहचान और अधिकारों की लड़ाई को जिंदा रखने का एक तरीका है। और पहचान की इसी लड़ाई के सबसे बड़े नायक को भी ठीक 2 दिन बाद याद किया गया। 3 जनवरी को मारंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा की 122वीं जयंती पर। जयपाल सिंह मुंडा सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो अपने आप में एक विचार थे। 1928 में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड मेडल जिताने वाले कप्तान से लेकर संविधान सभा में आदिवासियों की सबसे बुलंद आवाज बनने तक उनका सफर कमाल का था। उन्होंने ही सबसे पहले एक अलग आदिवासी राज्य का सपना देखा और उसके लिए आप कह सकते हैं राजनीतिक जमीन तैयार की। तो हम देख सकते हैं कि खरसामा की शहादत और जयपाल सिंह मुंडा की विरासत, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आदिवासी अस्मिता और स्वायत्तता की लड़ाई। एकदम। और इसी हफ्ते एक और शख्सियत को याद किया गया जिन्होंने समाज को एक अलग तरीके से जोड़ा। अग्रवाल सभा के संस्थापक भागचंद्र पोद्दार जी का 3 जनवरी को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। वो सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। तो एक तरफ राजनीतिक अधिकारों की विरासत है, तो दूसरी तरफ सामाजिक एकता की। साल की शुरुआत इन तीनों को याद करने से हुई है। और ये याद करना सिर्फ अतीत को देखना नहीं है, ये असल में अधिकारों पर जोर देना है। और अधिकारों की यही बात हमें सीधे हमारे अगले विषय पर ले आती है। शासन में एक ऐसा बदलाव जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था, पेसा कानून का पूरी तरह से लागू होना। जी, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। 2 जनवरी 2026 को पंचायती राज विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसका मतलब है कि अब ये कानून सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर उतर आया है। राज्य के जो 13 अनुसूचित जिले हैं वहां ये पूरी तरह से लागू हो गया है। अगर हम आम भाषा में समझें, जब हम कहते हैं कि ग्राम सभाओं को और अधिकार मिलेंगे, तो इसका असली मतलब क्या है? जमीन पर क्या बदलेगा? इसका मतलब बहुत गहरा है। इसे ऐसी समझिए कि अब तक स्थानीय शासन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो जिला कलेक्टर का दफ्तर हुआ करता था। अब वो केंद्र गांव की चौपाल पर ग्राम सभा की बैठक में शिफ्ट हो गया है। कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए किसी गांव की जमीन पर कोई छोटी खदान का प्रोजेक्ट आना है। पहले फैसला जिला प्रशासन लेता था। अब पेसा के तहत उस गांव की ग्राम सभा के पास ये अधिकार है कि वो उस प्रोजेक्ट को ना कह सके। जल, जंगल, जमीन से जुड़े फैसले लेने का हक अब सीधे गांव वालों के हाथ में आ गया है। ये है असल स्वशासन। तो ये तो सीधे तौर पर खरसावा और जयपाल सिंह मुंडा के संघर्ष से जुड़ता है।
स्थानीय लोगों के हाथ में स्थानीय संसाधनों का नियंत्रण। बिल्कुल, वो एक ऐतिहासिक त्रासदी की स्मृति है और ये उस त्रासदी से निकले सबक का एक आधुनिक पॉलिसी वाला समाधान है। और इसी बीच शासन के एक और स्तंभ यानी न्यायपालिका में भी एक बदलाव हुआ। झारखंड हाईकोर्ट को जस्टिस महेश चंद्र सोनक के रूप में नए चीफ जस्टिस मिले हैं। ये भी एक अहम नियुक्ति है। तो हम देख रहे हैं कि शासन की शक्ति को जमीनी स्तर पर लाया जा रहा है, लेकिन इस विकेंद्रीकरण को सफल बनाने के लिए राज्य की आर्थिक सेहत का मजबूत होना भी जरूरी है। और इस मोर्चे पर स्रोतों में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो हैरान कर देते हैं। आप यकीनन आरबीआई की रिपोर्ट की बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, आरबीआई की 2025 की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसका एक आंकड़ा तो अविश्वसनीय सा लगता है। झारखंड में पर्यटकों की संख्या में लगभग 5 गुना की बढ़ोतरी एक साल में। आखिर झारखंड के पर्यटन क्षेत्र में ऐसा क्या हो रहा है? यह आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये बढ़ोतरी सिर्फ बड़े नेशनल पार्कों या जाने माने झरनों की वजह से नहीं है। स्रोत इशारा करते हैं कि इसका एक बड़ा हिस्सा छोटे अनछुए पर्यटन स्थलों से आ रहा है। जैसे कि ततः गरम जल कुंड जिसका जिक्र है, ये लातेहार जिले में है, पलामू टाइगर रिजर्व के पास। बिल्कुल, तथा जैसी जगह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ लोग सिर्फ घूमने नहीं आते। एक मान्यता है कि इसके गंधक वाले गर्म पानी से त्वचा के रोग ठीक होते हैं। तो ये स्वास्थ्य, आस्था और प्रकृति का एक मिलाजुला अनुभव बन जाता है। ये दिखाता है कि टूरिज्म अब बड़े पैमाने पर घूमने फिरने से हटकर अनुभव आधारित यात्रा की ओर बढ़ रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट असल में जमीनी स्तर पर हो रहे इसी बदलाव को पकड़ रही है। तो ये एक ज्यादा टिकाऊ आर्थिक मॉडल की ओर इशारा है, जहां पैसा सीधे स्थानीय समुदायों तक पहुंचता है, न कि सिर्फ बड़ी होटल चेनों तक। तो इसका असर राज्य के खजाने पर भी दिखता है और यहीं पर हमारी अगली खबर जुड़ती है। जीएसटी वसूली में झारखंड का टॉप 10 राज्यों में शामिल होना। जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात जैसे बड़े औद्योगिक राज्य आते हैं। उनकी तुलना में झारखंड का ये प्रदर्शन क्या मायने रखता है? ये बहुत मायने रखता है। स्रोत इसे मध्य स्तर का बेहतर प्रदर्शन कहते हैं, जो कि बिल्कुल सटीक है। इसे ऐसे देखिए, अगर महाराष्ट्र 100 मीटर की दौड़ जीतने वाला स्टार स्प्रिंटर है, तो झारखंड वो मैराथन धावक है जो चुपचाप अपनी गति बढ़ाते हुए अब टॉप 10 में आ गया है। दिसंबर में लगभग 13% की वृद्धि दर ये दिखाती है कि ये कोई एक बार का तुक्का नहीं है, इसमें एक निरंतरता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य की जो आर्थिक बुनियाद है वो मजबूत हो रही है, खपत बढ़ रही है और व्यापार भी फॉर्मल हो रहा है। बिल्कुल, ये राज्य की आर्थिक सेहत में सुधार का एक बहुत मजबूत संकेत है। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में गहराई आ रही है। तो ये आर्थिक विकास तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन किसी भी विकास को लंबा चलाने के लिए भविष्य के कौशल में निवेश करना पड़ता है। और हमारे स्रोतों का आखिरी हिस्सा इसी के बारे में है, खेल और शिक्षा। हाँ, और यहाँ भी नतीजे काफी प्रभावशाली हैं। नौवीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में झारखंड ने कुल 45 पदक जीते। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। 45 पदक। मैंने भी जब ये आंकड़ा देखा तो मैं रुकी। इसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य का जो बंटवारा है वो भी काफी दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प। इसमें 8 स्वर्ण हैं, लेकिन 20 रजत पदक हैं। और ये मेरे लिए सबसे अहम बात है। 20 रजत पदक। इसका मतलब है कि 20 खिलाड़ी फाइनल तक पहुंचे। ये किसी एक दो सुपरस्टार की कहानी नहीं है, ये पूरी टीम की गहराई को दिखाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक स्वस्थ खेल कार्यक्रम का संकेत है। इसका मतलब है कि आपके पास एक मजबूत बेंच स्ट्रेंथ है, कि प्रतिभा सिर्फ कुछ एक खिलाड़ियों तक सीमित नहीं है। ये जमीनी स्तर पर हो रहे काम को दर्शाता है। और खेल के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी भविष्य की तैयारी का एक संकेत मिला। पाइथन प्रोग्रामिंग पर एक किताब का लोकार्पण हुआ, जिसके लेखक रामगढ़ के डॉक्टर राजेंद्र कुमार महतो हैं। जी, और इसका विमोचन खुद राज्यपाल ने किया, जो इस विषय की गंभीरता को दिखाता है। ये सिर्फ एक किताब का विमोचन नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि राज्य में पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक तकनीकी जरूरतों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और पाइथन आज के दौर में सिर्फ एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ये तो डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों की बुनियाद है। बिल्कुल। जब हम एक तरफ जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ पाइथन प्रोग्रामिंग पर किताब आने की, तो ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आपको एक आधुनिक वर्कफोर्स की जरूरत होती है। ये किताब उसी जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है।
साल की शुरुआत खरसवां की दर्दनाक याद से होती है, जो दशकों पुराने अधिकारों के संघर्ष का प्रतीक है। और उसी संघर्ष का जवाब हमें पेसा कानून के लागू होने में मिलता है, जो शासन की शक्ति को लोगों के हाथों में सौंपता है। और इस जमीनी बदलाव को सहारा देने के लिए अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, जैसा कि पर्यटन और जीएसटी के आंकड़े हमें बताते हैं। और इस पूरी संरचना को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए वुशु के मैदान में खिलाड़ियों की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है और क्लासरूम में पाइथन जैसी नई तकनीकें सिखाई जा रही हैं। ये अतीत का सम्मान, वर्तमान का सशक्तिकरण और भविष्य की तैयारी का एक चक्र है। यहाँ एक विचार मन में आता है, कोई भी समाज या राज्य हमेशा एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है, अपनी सामूहिक अक्सर दर्दनाक यादों का सम्मान करने और अपने नागरिकों की व्यक्तिगत आधुनिक आकांक्षाओं को पूरा करने के बीच। एक तरफ खरसावां का स्मारक है, तो दूसरी तरफ डेटा साइंटिस्ट बनने का सपना। झारखंड के लिए ये संतुलन साधना कितना चुनौतीपूर्ण है और ये उसकी प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताता है, ये सोचने वाली बात है।